दोस्तों, आज की कहानी का नाम है पीपल के साये की कहानी, काला पत्थर का रहस्य। पहला अध्याय का नाम है शुरुआत। जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। 14 अक्टूबर 2022 की रात सतपुड़ा की पहाड़ियों के पास एक दूर के गांव में 3 परिवार अचानक अपने घरों से गायब हो गए। 3 दिन बाद जब वो मिले तो जिंदा थे, लेकिन जैसे उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। पुलिस रिकॉर्ड में यह केस आज तक अधूरा ही है। केस फाइल नंबर 402। लेकिन उस रात की एक गवाह अंजलि देशमुख कहती है, यह इंसानों का काम नहीं था, यह किसी ऐसी ताकत का बुलावा था जो सदियों से जमीन के नीचे इंतजार कर रही थी। अगर आप ये कहानी अकेले सुन रहे हैं तो लाइट जला लीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ स्क्रीन तक नहीं रहती, वो आपका पीछा करती हैं। दूसरा अध्याय, वापसी। मंडला गांव की हवा बहुत भारी लग रही थी, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। अंजलि, जो मुंबई में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, अपनी छोटी बहन मीरा की शादी के लिए गांव आई थी। गांव देखने में सुंदर था, लेकिन वहां की खामोशी अजीब थी, जैसे कुछ होने वाला हो। बस से उतरते ही अंजलि ने अपनी दादी आजी को देखा। आजी मुस्कुरा नहीं रही थीं। उन्होंने काले मनकों की माला इतनी जोर से पकड़ रखी थी कि उनके हाथ सफेद पड़ गए थे। धीरे से उन्होंने कहा, सुबह से उल्लू बोल रहे हैं अंजलि, यह अच्छा संकेत नहीं है। हवा दक्षिण दिशा से चल रही है, वो भूखा है। अंजलि ने हंसते हुए कहा, आजी, ये बस एक शादी है, पुरानी बातें मत करो। तीसरा अध्याय, पहला संकेत, हल्दी की रस्म। शाम को हल्दी की रस्म शुरू हुई। औरतें गाना गा रही थीं, माहौल खुशियों से भरा था। तभी अचानक पीतल के बड़े कटोरे में रखी हल्दी का रंग बदलने लगा और देखते ही देखते वो गहरा बैंगनी हो गया। सब लोग हैरान रह गए। मीरा ने जब आईने में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, लंबी, बिखरे बाल, और उसकी आंखें काले गड्ढों जैसी थीं। मीरा डरकर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जमीन पर जहां वो औरत खड़ी थी, वहां गीली काली मिट्टी के निशान थे। चौथा अध्याय, अमावस्या की रात। शादी अमावस्या की रात रखी गई थी। गांव में माना जाता है कि इस रात जीवित और मृत दुनिया के बीच की दूरी सबसे कम होती है। रात 10 बजे के बाद माहौल अचानक बदल गया। गांव के कुत्ते अजीब तरीके से रोने लगे, जैसे इंसानों की आवाज हो। हवा पूरी तरह रुक गई और एक अजीब सी गर्मी फैल गई। मीरा अपने कमरे में थी। अंजलि और उनकी बहन सीता उसे तैयार कर रही थीं। मीरा बहुत डरी हुई थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी चूड़ियां आपस में टकराकर अजीब आवाज कर रही थीं। मीरा धीरे से बोली, अंजलि, मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। अंजलि ने पूछा, किसकी आवाज? मीरा बोली, वही औरत जो आईने में थी, वो फर्श के नीचे है और कह रही है, उसका गहना वापस करो। पांचवा अध्याय, हमला। अचानक कमरे के दिए टिमटिमाने लगे और फिर एकदम बुझ गए। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी एक आवाज आई, छप छप छप। सीता जोर से चीखी। किसी ठंडी और चिपचिपी चीज ने उसका पैर पकड़ लिया था। अंजलि ने जल्दी से माचिस जलाई तो उसने देखा सीता को कोई खींचकर कमरे के कोने में ले जा रहा था। लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक काली छाया थी जो दीवार से निकलकर आगे बढ़ रही थी। सीता के पैर पर वही गंदी बदबूदार काली मिट्टी लगी हुई थी। छठवां अध्याय, तांत्रिक का आगमन। आधी रात तक पूरा घर डर से भर गया था। दूल्हे वाले गांव में आने से मना कर चुके थे। उन्होंने रास्ते में एक औरत देखी थी जिसका सिर उल्टा घूम गया था। आजी ने तुरंत तांत्रिक शास्त्री जी को बुलाया। शास्त्री जी आए। उनके पास ना तो गंगा जल था, ना ही कोई पूजा का सामान, बस लोहे की बुराद और एक जंग लगा खंजर था। उनकी आंखें लाल थीं। जैसे ही वो आंगन में पहुंचे, उन्होंने पीपल के पेड़ की तरफ देखा और थूक दिया। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। ये माहौल का मंडप एक डायन की कब्र के ऊपर बनाया गया है। वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो भूख है। 7वां अध्याय, सुरक्षा घेरा। शास्त्री जी ने सभी औरतों को आंगन में एक घेरा बनाकर बैठाया और उनके चारों तरफ राख की एक लाइन खींच दी। उन्होंने सख्ती से कहा,
चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी आवाज में मत आना और इस घेरे से बाहर मत निकलना। अगर बाहर निकले तो तुम उसकी हो जाओगी। 8वां अध्याय, भयानक रूप। जैसे ही शास्त्री जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। पहले एक अजीब सी खुशबू आई, चमेली की, लेकिन उसके साथ सड़ी हुई लाश की बदबू भी थी। फिर पीपल के पेड़ से कुछ गिरने लगा। वो इंसान जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी चमड़ी सड़ी हुई थी और वो जमीन को छू भी नहीं रहे थे। ये प्रेत थे, डायन के सेवक। 9वां अध्याय, पिता का रूप। एक प्रेत ने अंजलि के पिता का रूप ले लिया। वो आगे बढ़ा और बोला, अंजलि बेटा, मुझे ठंड लग रही है, मुझे अंदर आने दो। अंजलि रो पड़ी और आगे बढ़ने लगी। तभी आजी ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। रुक, उसके पैर देख। अंजलि ने नीचे देखा, पैर उल्टे थे। तभी उसका चेहरा डरावनी मुस्कान में बदल गया और वो धुएं में गायब हो गया। 10वां अध्याय, डायन का असली रूप। अचानक आंगन का कुआं हिलने लगा और उसमें से वो निकली। एक बहुत बड़ी डायन, लंबे लंबे हाथ, टूटा हुआ बदन, फटी हुई लाल साड़ी और चेहरा बिल्कुल खाली। ना आंख ना नाक, बस एक बड़ा सा मुंह। उसने इतनी जोर से चीख मारी कि सबके कान से खून निकलने लगा। 11वां अध्याय, बलिदान। शास्त्री जी आगे बढ़े। उन्होंने लोहे की बुराद फेंकी और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। डायन ने हमला किया और अपने नुकीले नाखूनों से उनका सीना चीर दिया, लेकिन शास्त्री जी नहीं रुके। आखिरी सांस तक उन्होंने खंजर उठाया और पीपल के पेड़ के पास जमीन में घोंप दिया और एक अंतिम मंत्र बोला। अंतिम विस्फोट। अचानक जमीन से तेज नीली रोशनी निकली, तेज आंधी चली और सब लोग बेहोश हो गए। 12वां अध्याय, अंजाम। जब अंजलि की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। पूरा गांव शांत था। शास्त्री जी कहीं नहीं थे, सिर्फ उनका खंजर पेड़ की जड़ों में धंसा था। मीरा तहखाने में मिली। उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे और वो कभी बोल नहीं पाई। 13वां अध्याय, पुलिस की कहानी। पुलिस आई। उन्होंने सब देखा, बैंगनी हल्दी, काली मिट्टी, पेड़ पर गहरे निशान। लेकिन उन्होंने कहा, यह जानवर का हमला है और लोगों का भ्रम। डर अभी बाकी है। लेकिन अंजलि सच जानती है। हर साल अक्टूबर की अमावस्या को वो खुद को मुंबई के घर में बंद कर लेती है। सभी आईनों को ढक देती है और जमीन को छूने से भी डरती है, क्योंकि कभी कभी जब शहर शांत हो जाता है, उसे अपने दरवाजे के बाहर आवाज सुनाई देती है, छप छप छप। आखिरी अध्याय, अंतिम सच। डायन वापस जमीन में नहीं गई, वो अंजलि के साथ आ गई, उसके खून के साथ जुड़ गई। चेतावनी, आज भी मंडला गांव लगभग खाली है। पीपल का पेड़ 2024 में काट दिया गया, लेकिन उसकी लकड़ी जली नहीं, उसमें से काला गाढ़ा रस निकलता रहा। अगर कभी आपको कहीं बिना फूल के चमेली की खुशबू आए तो भाग जाइए, और सबसे जरूरी बात, उसके पैर मत देखना।